नमस्कार। मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपकी भारत की भूगोल की क्लास में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे कल तक भारत का सामान्य परिचय। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, भारत के भौतिक प्रदेश। बहुत जबरदस्त, यूनिक और बहुत शानदार टॉपिक रहने वाला है। आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरी भारत की भूगोल समझ में आएगी, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको प्रत्येक चीज ये पता चलेगी कि कहाँ पठार है, कहाँ पर्वत है, वो पठार है तो पठार क्यों है, मैदान है तो मैदान क्यों है। सब बातें हम विस्तार से करेंगे। एक्चुअल में जो भूगोल जिसको कहते हैं और भारत की भूगोल की बात करें तो वो भौतिक प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ध्यान रखें। आज का टॉपिक बड़ा शानदार है और आने वाले 10 दिन तक हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। भारत के भौतिक प्रदेश बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है। आप जल्दी से जुड़ें और इस क्लास में आपको 100% आनंद आएगा, 100% समझ में आएगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बस आप अपना समय निकाल के और मेरे साथ जुड़िए और आप चीजों को सीखिए। हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, हम बात करेंगे फिजिकल रीजन की। फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश, ये टॉपिक हमारा होने वाला है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि एक अनुमान ये कहता है कि पृथ्वी की आयु 46 करोड़ वर्ष है और इस 46 करोड़ वर्ष में पृथ्वी के अंदर अनेक बल, अंतर्जात बल जिनको बोलते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स जिनको बोलते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स जिनमें आपके फोल्ड हैं, आपके फाल्ट हैं, मतलब भ्रंश और वलन, इसके अलावा भूकंप, ज्वालामुखी, ये बहुत सारे एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक यानी कि बहिर्जात बल जैसे पवन, नदी, हिमानी, ये सब आपके क्या रहे, लंबे समय तक सक्रिय रहे, जिससे अनेक पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन हुए। आपको एक बात जानकर हर्ष भी होगा, पता भी चलेगा कि जो आपका भारत है, ये वाला भारत, यदि हम इसको बात करें तो ये वाला भारत, ये जो हमारा भारत है, इसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। इसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। और ये प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीन काल में विषुवत रेखा के दक्षिण में होता था और ये गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड से ये भाग टूट के आया है। किससे टूट के आया है? गोंडवाना लैंड से, आपके गोंडवाना लैंड से टूट के आया है। और एक समय पर यह प्रायद्वीपीय भारत भूमध्य रेखा के दक्षिण में था। ओके, और ये वहां से भारत इसके साथ टूट गया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ा हुआ था और कुछ समय बाद ये प्लेट दो भागों में बट गई, एक प्रायद्वीपीय भारत और एक ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया पूर्व की ओर चली गई और इंडियन प्लेट उत्तर की ओर चली गई। और यदि हम बात करें तो हमारे देश में भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह के आधार पे देखें। भूवैज्ञानिक संरचना का मतलब होता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कि किस समय में कौन सा भाग बना और कौन सी चट्टानों से बना है। इसके आधार पे भारत को 3 खंडों में विभाजित करते हैं। प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भारत की पर्वतमालाएं और सिंधु एवं गंगा का मैदान। मतलब 3 चीज हो गई, एक प्रायद्वीपीय पठार, एक पर्वत और एक मैदान। भारत में 3 प्रकार की आपकी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। उच्चावच के आधार पे 3 प्रकार की स्थलाकृति होती है। ये बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो
इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पे पर्वत पाए जाते हैं, कितने पे पठार पाए जाते हैं, कितने पे मैदान पाए जाते हैं, ये सब बात भी आज हम करेंगे। चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले हाँ, एक अनुमान के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु 46 करोड़ वर्ष, 46 करोड़ वर्ष आकी गई है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु 46 करोड़ वर्ष मानी गई है। इस समय में, इस समय में पृथ्वी पर अनेक अंतर्जात, अंतर्जात मतलब एंडोजेनेटिक एवं अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल सक्रिय रहे, सक्रिय रहे तथा अनेक परिवर्तन किए, अनेक परिवर्तन किए, अनेक परिवर्तन किए। बिल्कुल सही बात है। यदि हम बात करें भारत में, तो भारत में ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड से बना है और ये हमारी पृथ्वी है। इसके ऊपर पहले दो महाद्वीप थे, दो महाद्वीप। इस वाले का नाम था लारेसिया और नीचे वाले का नाम था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और इस गोंडवाना लैंड से आपका ये प्रायद्वीपीय भारत टूटा, गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीपीय भारत टूटा और इसने इस टेथिस सागर के टक्कर मारी। और जब टेथिस सागर के टक्कर मारी तो इस टेथिस सागर में मोड़ पड़े और मोड़ पड़ने से आपका हिमालय बना। मतलब इससे ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला, इसका निर्माण आपका हिमालय से हुआ। ये जो हिमालय है इसका निर्माण टेथिस सागर से हुआ। इससे हुआ टेथिस सागर से। और फिर ध्यान देना कि ये वाला जो प्रदेश है आपका, ये वाला प्रदेश जिसको उत्तर का मैदान कहते हैं, ये भी टेथिस सागर का अवशेष है। ये भी टेथिस सागर में अवसादों के जमाव से बना। और ये प्रायद्वीपीय भारत जो है ये आपके गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुआ। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो भारत प्राचीन काल में जो स्थल रूप था गोंडवाना लैंड, उससे टूट के अलग हुआ और फिर इस टेथिस सागर में, फिर इस टेथिस सागर में अवसादों में मोड़ पड़ने से, टेथिस सागर में अवसादों में मोड़ पड़ने से पहले हिमालय बना। और जैसे आप ये समझिए, ये हिमालय बन गया और ये प्रायद्वीपीय पठार, ये आपका पठार बन गया और ये वाला आपका हिमालय बन गया। इन दोनों के बीच में गड्ढा था और समय के साथ ये गड्ढा भर गया और ये आपका बन गया उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान बन गया। और इस प्रकार आपके पूरा भारत बना। मतलब मेरा अभी तक जो आपको बातें बताने का मतलब है वो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड से बना, उत्तर का मैदान टेथिस सागर से बना, हिमालय किससे बना, टेथिस सागर से। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा भारत है ये कभी 0 डिग्री के दक्षिण में था, 0 डिग्री दक्षिण में था। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये भी भारत के साथ जुड़ा था। फिर ये ऑस्ट्रेलिया इधर चला गया और भारत ऊपर की ओर चला गया और आज भारत विषुवत रेखा को पार करके यहां आ चुका है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मकर रेखा पे रह गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट के भाग हैं। आज भी इनको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाँ, हम केवल भारत की बात करेंगे। करोड़ों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, या प्रायद्वीपीय भारत,
प्रायद्वीपीय भारत विषुवत रेखा के दक्षिण में था, विषुवत रेखा के दक्षिण में था। भारत व ऑस्ट्रेलिया, भारत व ऑस्ट्रेलिया, भारत व ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट थे, परंतु कालांतर में, परंतु कालांतर का मतलब होता है समय के साथ, कालांतर में प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत व ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत व ऑस्ट्रेलिया अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। प्रायद्वीपीय भारत व ऑस्ट्रेलिया अलग अलग हो गए। भारत, भारत उत्तर की ओर, उत्तर की ओर विस्थापित हुआ, विस्थापित हुआ तथा ऑस्ट्रेलिया, तथा ऑस्ट्रेलिया पूर्व की ओर, ऑस्ट्रेलिया पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। और एक बात और बताता हूं, प्रायद्वीपीय भारत ने, प्रायद्वीपीय भारत ने 33 सागर के टक्कर मारी, 33 सागर के टक्कर मारी, टक्कर मारी, जिससे इसके अवसादों में मोड़ पड़ने से, इसके अवसादों में, अवसादों में मोड़ पड़ने से, मोड़ पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। अवसादों में, अवसादों में मोड़ पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ। हाँ, 33 सागर के टक्कर मारी जिससे अवसादों में मोड़ पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ। ये आपकी कुछ चुनिंदा बातें हैं, ये आपकी क्लियर बातें हैं, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। हाँ, यदि हम बात करें भारत की आज, तो भारत को आपको पता होना चाहिए कि यदि हम भौतिक प्रदेशों की बात करें तो ये आपका ये वाला भाग, ये वाला भाग ऐसे, और ये वाला, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। इधर से और इधर से कट हो जाएगा तो ये वाला भाग आपका बन जाएगा, ये वाला भाग आपका बन जाएगा तटीय मैदान, तटीय मैदान। और इससे ऊपर ऊपर भारत में, इधर इससे ऊपर ऊपर भारत में क्या है, हिमालय। अभी धीरे धीरे इनको एक एक करके हिमालय, और ये आपका उत्तर का विशाल मैदान है। इधर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वाला भाग सब और ये वाला भाग सब, ये उत्तर का विशाल मैदान का भाग है, ये उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, हिमालय, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान। आज की स्थिति ये है। चलो अब आपको एक बात बताऊंगा, भारत के 43% भाग पर मैदान, अच्छा इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो भौतिक प्रदेश है बेटा। भौतिक प्रदेश में जिस भी चीज की मेजोरिटी होती है वो उसी का नाम होता है। अब क्या प्रायद्वीपीय पठार में केवल पठार? ना भाई, प्रायद्वीपीय पठार में केवल पठार कहां, ये अरावली पर्वत रहा,
ये आपका इधर एक विंध्याचल पर्वत रहा, ये आपका एक पर्वत सतपुड़ा पर्वत रहा, ये आपका पश्चिमी घाट एक पश्चिमी घाट पर्वत रहा, ये आपका पूर्वी घाट पर्वत रहा, ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी रही। प्रायद्वीपीय पठार में केवल पठार थोड़ी है, लेकिन मेजोरिटी में पठार है। उत्तर के मैदान में तो सारा मैदान ही है। हिमालय में क्या सारा मैदान है? नहीं भाई, हिमालय में कश्मीर घाटी क्या है? मैदान है। कश्मीर घाटी तो मैदान ही है। बिल्कुल सही बात है, कश्मीर घाटी मैदान है। एकदम राइट बात है, कश्मीर घाटी क्या है? मैदान है। चलो अगली बात पे चलें। भारत के 43% भाग पर मैदान है, ठीक है जी। 28% भाग पर पठार है, पठार। 18% भाग पर पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां। और 11% भाग पर पर्वत हैं, पर्वत, पर्वत है। ये वाली आपकी स्थिति है। तो आपसे कभी भी सवाल पूछ लिया जाए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत के 43% भाग पे मैदान, 28% भाग पे पठार, और ये दोनों मिलाओगे तो आपके 29% हो जाएंगे। ये पहाड़ियां और पर्वत होते हैं। पर्वत ज्यादा ऊंचे होते हैं, पहाड़ी उससे थोड़ी नीची होती। इतनी ही बात है। आप 8 8 16 और 1 17 300 की शो बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अब सुनो, भारत को मुख्यतः, भारत को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। भारत को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला, जिसका नाम होता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, आपके सामने उधर मैप में बना है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। ओके। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ये आपकी 4 भौतिक प्रदेश हैं जो भारत के मुख्य भौतिक प्रदेश। हाँ चले अगली बात पे, बताओ इतनी बात क्लियर होगी तो। हाँ भाई बताइए, आपको इतनी बातें क्लियर हैं क्या? चलते हैं अगली बात पे। और हमारी अगली बात, सबसे पहला भौतिक प्रदेश उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। एक बार फिर बता देता हूं आपको, जिस एरिया में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिस एरिया में मेजोरिटी में जो स्थलाकृति होगी उसके नाम पे होगा। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में केवल पर्वत नहीं है, बीच में पठार भी है, बीच में मैदान भी है, लेकिन मेजोरिटी में क्या है? पर्वत। और इसीलिए इस प्रदेश को क्या कहते हैं? पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का मतलब ये है। अब आप देखोगे तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तर में क्या है? ये रहा जी, भारत के उत्तर में एक हिमालय पर्वत है और इधर भी फैला है, ये वाला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। हाँ, तो सबसे पहली बात, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत स्थित है। ठीक है, हिमालय का अर्थ क्या होता है? हिमालय का अर्थ, हिमालय का अर्थ होता है हिम प्लस आले। हिम प्लस आले यानी कि बर्फ का घर, बर्फ का घर। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर।
बिल्कुल सही बात है। हिमालय कब बना, इसकी बात पे आ जाते हैं। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। इसको हम कहेंगे यूथ फोल्डेड माउंटेन, यूथ फोल्डेड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। अच्छा, ये क्या होता है बेटा, जहां कहीं भी ये जैसे आपकी तेथिस सागर है, ये वाला क्या है, तेथिस सागर, और इधर से आपकी प्लेट ए और ये आपकी प्लेट बी दोनों टकरा गई, तो भारत में कौन टकराया, तो भारत में इधर से तो चल टकराई भारतीय प्लेट, और उधर से टकराई यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट यानी यूरोप और एशिया वाली प्लेट, और फिर आपके इस तेथिस सागर में मोड़ पड़ गए, और मोड़ पड़ने से ये पर्वत बना, इस तेथिस सागर में मोड़ पड़ने से ये पर्वत बना। इस पर्वत का नाम होता है मोड़दार पर्वत, इसी को हम कहते हैं वलित पर्वत, वलित पर्वत, इसी को हम कहते हैं फोल्डेड माउंटेन, इसी को हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। तो हिमालय आपका एक नवीन वलित पर्वत है, जिसका निर्माण कब हुआ उस बात पे आ जाते हैं। निर्माण, निर्माण टर्सरी युग में, आपको पता होगा हमने पढ़ा था कि टर्सरी युग, ट्रिएटरी कल्प जो है उसमें इसका निर्माण हुआ, टर्सरी युग में आपका इसका निर्माण हुआ। अगली बात आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, जब हमारा हिमालय पर्वत बना ना, तो उस समय अफ्रीका में एक पर्वत बना एटलस, उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत बना रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एक पर्वत बना एंडीज, और यूरोप में एक पर्वत बना आल्प्स। क्या नाम था उसका, आल्प्स, आल्प्स। और उस आल्प्स पर्वत के नाम पर टर्सरी युग में जो पर्वत बने, उन पर्वतों की हलचल को नाम दे दिया अल्पाइन हलचल, अल्पाइन हलचल। तो आप ये भी कह सकते हो कि हिमालय का निर्माण अल्पाइन हलचल, अल्पाइन हलचल में हुआ, अल्पाइन हलचल में हुआ, अल्पाइन हलचल के समय हिमालय का निर्माण हुआ। ये आपकी बात थी, टर्सरी युग में अल्पाइन हलचल के समय हुआ। ओके, अगली बात, हिमालय, हिमालय भारतीय प्लेट व, भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के टकराने से, यूरेशियन प्लेट के टकराने से, प्लेट के टकराने से तेथिस सागर में, तेथिस सागर में मोड़ पड़ने से बना, मोड़ पड़ने से बना, तेथिस सागर में मोड़ पड़ने से बना। बात समझ में आई क्या बात, कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई, तेथिस सागर में मोड़ पड़े, तब आपका हिमालय बना। ठीक है जी, अगली बात पे चलूं, हाँ चलते हैं, अगली बात पे चलते हैं। भारत में हिमालय, भारत में हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत में हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, क्षेत्रफल है ये भारत में हिमालय का। अब हिमालय तो नेपाल में भी फैला है, भूटान में भी फैला है, म्यांमार में भी फैला है, पाकिस्तान में भी फैला है, चीन में भी फैला है, लेकिन भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका आकार कैसा है हिमालय का, ये सवाल भी कई बार आता है। तो आप देखोगे ऐसे, और ऐसे आपकी होती है तलवार, तलवार जैसा। हिमालय का आकार कैसा है, तलवार जैसा है जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये लंबा कितना है, तो पूर्व से पश्चिम
लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई आप ये कह सकते हो 2500 किलोमीटर लंबा है। पूर्व से पश्चिम लंबाई 2500 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर, 160 से 400 किलोमीटर चौड़ा है। ओके, और इसकी दिशा क्या है? दिशा फैला कैसे है? तो आप देखोगे ना तो आपको देखेगा कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, जम्मू कश्मीर में ऐसे फैला है। ऐसे का मतलब हो गया उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। फिर दार्जिलिंग और सिक्किम में एकदम पूर्व से पश्चिम फैला है। और जब आप अरुणाचल प्रदेश में चलोगे तो आपके दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर पश्चिम ऐसे फैला है। और जब आप मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में आओगे तो पूर्व से पश्चिम फैला है। अच्छा सर ऐसे बता दो, अच्छा हमारे पास एक मैप और है या लास्ट ही है? अच्छा ये लास्ट है, तो फिर हम इधर देख लेते हैं। इधर कैसे फैला होता है? इधर ऐसे फैला होता है इधर। ये वाली दिशा क्या हो गई आपकी? ये हो गई उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से क्या हो गया? दक्षिण और पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो गए। तो अरे ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये उत्तर, ये पश्चिम, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। फिर आप यहां आओगे तो यहां तो उत्तराखंड तक तो आ ही गया। फिर यहां आओगे भारत में तो यहां पूर्व से पश्चिम। फिर यहां ऐसे फैला है, यहां का मतलब दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, और ये उत्तर और पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व। और यहां ऐसे फैला है तो ये उत्तर से क्या हो गया? दक्षिण। तो यही बात मैंने आपको बताई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बातों में आती है, ये बातें बहुत आसानी से आपको जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, दिशा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग का मतलब हो गया J&K, आपका हिमाचल और उत्तराखंड। उत्तराखंड में इधर इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये आपकी उत्तर, ये आपकी दक्षिण। ये क्या होता है? तो ये आप आओगे तो आपका पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। तो ये इधर से इधर, इधर से इधर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ऐसे फैला है। उधर हमारे जम्मू कश्मीर वाले भाग में ऐसे फैला है हिमालय, तो वो हो गया उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। सही बात है कि नहीं है? ज्योति बेटा, आज ऐप में हमारे कोई प्रॉब्लम है और ऐप की प्रॉब्लम का अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है, मैं आपको बता दूं कि अभी जो क्लास चली है रुक रुक के चली, यदि बाद में भी रुक रुक के चले तो मैं इतना कर सकता हूं कि आपके ऑपरेटर के पास, ऐप के जो हमारे ऐप संभालते हैं उनके पास इसकी वीडियो भेजूंगा और वो आपको रिकॉर्डेड अपलोड कर देंगे। तो फिर आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो में कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी बेटा मुझे कोई कोई मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता इसके अलावा। हाँ, तो भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में अब आप देखेंगे सिक्किम व दार्जिलिंग में, सिक्किम व दार्जिलिंग, थोड़ा सा इधर हम लेवल चलेंगे, लेके चलेंगे। सिक्किम व दार्जिलिंग में दिशा पूर्व से पश्चिम। सिक्किम और दार्जिलिंग में आप देखोगे तो पूर्व से पश्चिम होती है, पूर्व से पश्चिम होती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को हम छोड़ भी दे तो चलेगा, कोई विशेष नहीं होता। फिर आपके ये वाला नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर व मिजोरम, मिजोरम में दिशा क्या होगी? तो ये आपकी होगी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। आप एग्जैक्ट अपना दिमाग लगा के देखें, वहां ऐसे मुड़ जाता है, तो उत्तर से दक्षिण। हाँ, इसका बेटा मेरे पास कोई एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं होता। मैं इतना ही कर सकता हूं कि जैसे आप इसको बंद करके दोबारा चालू करूं, ये इतना टाइम आपके पास ये खराब हो जाएगा, इसलिए कोई मतलब नहीं, जो चल रहा है उसको चलने दो, जितना समझ में आ रहा है उसको आने दो। फिर यदि रिकॉर्डेड को दोबारा देख लो एक बार, आपके कोई दिमाग में सवाल आ रहा है, वही सुन के और आ रहा है, तो आप वो मेरे से पूछ लो, ये ज्यादा सही होता है। हाँ, अब सुने, हिमालय
हिमालय। हिमालय भारत के उत्तर में है, तो हिमालय भारत का प्राकृतिक अवरोध, प्राकृतिक अवरोध, अवरोध तो है ही, ऊपर से न तो हवा आने देता है न कुछ और आने देता है, पवनों को रोक के बारिश करवाता है, ये सब काम तो करवाता ही। प्राकृतिक अवरोध ही नहीं अपितु, प्राकृतिक अवरोध ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। जलवायु अपवाह व सांस्कृतिक विभाजक भी है, सांस्कृतिक विभाजक भी है। भारत का प्राकृतिक अवरोध ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह व सांस्कृतिक विभाजक भी है। ये हमारी कुछ बातें हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दो कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई। फिर मैं आपको अगली बात पे लेके चलूंगा। हाँ, अब सुनो। नहीं भाई, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इधर लेके चलेंगे। हाँ, हिमालय को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, हिमालय को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हमने जैसे भी ए लिख लेते हैं इसको भी, हाँ ज्यादा सही रहेगा। पहला आपका होता है ट्रांस हिमालय। आप लोग जानते हो ट्रांस हिमालय क्या है? बी होता है महान हिमालय, ग्रेट हिमालयज। सी होता है पूर्वांचल हिमालय, ये आपके 3 प्रदेश होते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देखिए, यहां आपकी एक पर्वत श्रेणी है। ये सबसे पहले आपको समझनी जरूरी होती है। ये वाली, इस वाली पर्वत श्रेणी का नाम होता है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम। इसके बाद आपकी एक श्रेणी ये वाली होती है और इसका नाम होता है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और तीसरी श्रेणी ये वाली होती है और इसका नाम होता है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और इन तीनों का नाम जो होता है वो होता है ट्रांस हिमालय। इन तीनों का नाम क्या होता है? ट्रांस, ट्रांस, ट्रांस हिमालय। इनका नाम होता है ट्रांस हिमालय। इन तीनों का नाम क्या होता है? ट्रांस हिमालय नाम होता है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। और इन तीनों का नाम क्या होता है? ट्रांस हिमालय नाम होता है। ठीक है, अगली बात पे चलें अब। ठीक है जी, अब देखिए आपकी जो अगली पर्वत श्रेणी होती है हम उसको देख लेते हैं। तो यहां से एक पर्वत श्रेणी शुरू होती है और ये यहां से होके और यहां तक फैली होती है। इस पर्वत श्रेणी का नाम, इधर ये आपके नंगा पर्वत से शुरू होती है। अच्छा, ये बातें बाद में बता देंगे कहां से क्या शुरू होती है। ये आपकी एक पर्वत श्रेणी होती है, इसका नाम होता है मुख्य हिमालय। इसका नाम होता है मुख्य हिमालय।
इसके जस्ट नीचे एक पर्वत श्रेणी होती है जो इसके जस्ट नीचे शुरू हो जाती है ऐसे और यहां तक फैली होती है, और इस वाली पर्वत श्रेणी का नाम होता है आपकी मध्य हिमालय। इसका नाम होता है मध्य हिमालय। और मैं आपको बता दूं कि मुख्य हिमालय से जो नदियां आती हैं वो आपके मध्य हिमालय को जगह जगह से काट देती हैं ऐसे। इसको ऐसे जगह जगह से काट देती हैं, और जब ये जगह जगह से काट देती तो इसके अनेक नाम हो जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना हो तो इसका नाम क्या होता है, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मंसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी, डोकया श्रेणी, काला पर्वत और डाफलाबुम। दोबारा से बताऊं, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, मंसूरी श्रेणी उत्तराखंड में, महाभारत श्रेणी नेपाल में, डोकया श्रेणी सिक्किम में, काला पर्वत भूटान में और डाफलाबुम अरुणाचल प्रदेश में। ये इनका नाम हो जाता है। ये मैंने एकदम क्रम से नाम बताए आपको। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और पर्वत श्रेणी आपकी लगातार ये इसके नीचे फैली है और ये लगातार फैली है और अवसादी चट्टानों से बनी है। लेकिन भाई मामला तो वही है, अब मुख्य और मध्य हिमालय से जो नदियां आएंगी वो इसको जगह जगह से काट देंगी। क्या करेंगी, जगह जगह से काट देंगी, वो इसको जगह जगह से काट देंगी। और ये वाली जो पर्वत श्रेणी होती है इसका नाम होता है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। और इन तीनों को आपका क्या कहते हैं, महान हिमालय। इन तीनों को क्या कहते हैं, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। ये आपका महान हिमालय हो गया। सर ये तीसरा कौन सा बच गया, ये देखिए अब आपको दिखाता हूं। यहां पे आपके यहां से ये पर्वत यहां से खड़ा मोड़ बना के और इधर फैला होता है, और इस वाले पर्वत का नाम होता है, ये वैसे आगे आ जाता है इधर, ये देखो ये आया, ये यहाँ आया हुआ है, ये आगे तक चला जाता है। इसको भारत में क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय। इसको पूर्वांचल हिमालय कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय। और इसी का नाम आप कमेंट करके बताओ कि इसको म्यांमार में क्या कहते हैं, बताओ। बताओ जल्दी बताओ। इतनी बातें आपकी क्लियर हैं, आपको सारा हिमालय समझ में आ गया कि हिमालय, ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फैली। मुख्य हिमालय नंगा से नामचा तक फैला है, तीन पर्वत श्रेणी, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। और जो उधर वाला है वो आपका पूर्वांचल हिमालय। इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो एक बार आप कमेंट कर दो। ठीक है भाई, आ गई। तो अब हम चलेंगे ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, थोड़ा सा रफ्तार कम करके पढ़ाएंगे, इसमें एक गैर कम रखेंगे ताकि सारी बात क्लियरली समझ में आ जाए और आपका पूरा कंसंट्रेशन यही होना चाहिए तो ही बात समझ में आएगी। अब ट्रांस हिमालय मतलब लद्दाख वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम। हाँ, एक बात तो आप ये देखें, ट्रांस हिमालय का वर्णन, ट्रांस हिमालय का वर्णन सर्वप्रथम
1906 में स्वेन हेडन महोदय ने किया। स्वेन हेडन महोदय ने किया, सबसे पहले स्वेन हेडन महोदय ने किया। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि इसके पार, मुख्य हिमालय के पार उधर कोई गया ही नहीं, जिसने जाके वापिस बताया हो कि आगे का हिमालय कैसा है। ऐसा कम लोग थे। पहला व्यक्ति था स्वेन हेडन, जो मुख्य हिमालय को पार करके गया और वापिस आके भारत के लोगों को बताया। तो 1906 में ट्रांस हिमालय का सर्वप्रथम जो वर्णन किया वो किसने किया? स्वेन हेडन ने किया। अगली बात सुनिए, हिमालय में सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना। हिमालय में सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना। हिमालय में सबसे पहले कौन बना? ट्रांस हिमालय बना। सही बात है भी, हिमालय में सबसे पहले कौन बना? ट्रांस हिमालय। हाँ, इसका निर्माण इयोसीन काल में हुआ। इसका निर्माण इयोसीन काल में हुआ। सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था इयोसीन काल में। और बात सुनिए, यह यूरेशियन प्लेट के किनारे पर स्थित है। यूरेशियन प्लेट के किनारे पर स्थित है। यह यूरेशियन प्लेट के किनारे पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है भाई। कौन सी प्लेट के किनारे पर स्थित है? यूरेशियन प्लेट के किनारे पर। बिल्कुल सही बात है। अब की बार सुनो और इंपॉर्टेंट बात, इससे बाह्य हिमालय या तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। अच्छा, बाह्य हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में सबसे ऊपर है, बाहर, आउटर साइड। इंग्लिश में तो आउटर हिमालय आज नाम होता है। हाँ, आउटर हिमालय आज नाम होता है इसका। बिल्कुल सही बात है। और तिब्बत, इसका विस्तार तिब्बत में, इसलिए तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। तो आप इसको समझ तो गए ना? बिल्कुल समझ गए। तो अगली बात पे चलते हैं। हाँ, ट्रांस हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। इसलिए वनस्पति का अभाव रहता है। इसलिए वनस्पति का अभाव रहता है। अतः ट्रांस हिमालय को शीत मरुस्थल कहते हैं। अतः ट्रांस हिमालय को शीत मरुस्थल कहते हैं। ट्रांस हिमालय को शीत मरुस्थल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल। अब आप देखिए, ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती। नंबर 1 कौन सी थी? काराकोरम श्रेणी। नंबर 2 लद्दाख श्रेणी। नंबर 3 जास्कर श्रेणी। ये आपकी 3 श्रेणी थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। बिल्कुल 3 थी कि नहीं थी? देख लो उधर पीछे वाले मैप में, आप देखो कौन कितनी थी।
जल्दी से आपको पता चलेगा, देख लो आप, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 पर्वत श्रेणी है। अब मैं चलूंगा काराकोरम श्रेणी पे। हाँ, 4 बातें सीधी सीधी। काराकोरम श्रेणी, सबसे पहली बात, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, सबसे ऊपर, सबसे लंबी, सबसे ऊंची, सबसे उत्तरी श्रेणी, सबसे लंबी, सबसे ऊंची, सबसे लंबी, सबसे ऊंची, ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, स्वेन हेडन महोदय ने, स्वेन हेडन महोदय ने काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को मध्य एशिया की रीढ़ कहा, मध्य एशिया की रीढ़, मध्य एशिया की रीढ़ कहा, काराकोरम श्रेणी को मध्य एशिया की रीढ़ कहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, काराकोरम श्रेणी को मध्य एशिया की रीढ़ कहा। ठीक है, मध्य एशिया की रीढ़ का मतलब क्या है? अरे इसका मतलब ये है कि ये काराकोरम श्रेणी है, इसी से कुनलुन निकलता है, इसी से सुलेमान किरदर, इसी से हिंदकुश, मतलब यहां से बहुत सारी पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। अरे कहने का मतलब ये है कि इससे बहुत सारी पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। मध्य एशिया की रीढ़, रीढ़ का मतलब नहीं समझे क्या? बैकबोन, बैकबोन ऑफ मिडल एशिया, पीछे वाली हड्डी, रीढ़ वाली हड्डी, बैकबोन ऑफ मिडल एशिया भी कहते हैं। हाँ, बैकबोन ऑफ मिडल एशिया भी कहते हैं। सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो आपकी, वो K2 है, K2, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर, गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। आपको पता है कि ये कहां है? ये पीओके, पीओके में स्थित, पीओके में स्थित है। हाँ, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में है, बिल्कुल पीओके में है। और काम की बात सुनिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सर ये कैसे? ये तो पीओके में, अरे पीओके भी तो हमारा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो दूसरी है, बिल्कुल सही बात है। अगली बात पे आ जाओ, काराकोरम श्रेणी, ग्लेशियर, ग्लेशियर को हम हिंदी में कहते हैं हिमनद, हिमनदों के लिए प्रसिद्ध है। काराकोरम श्रेणी हिमनदों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे सियाचिन, खिस्पर, बाल्टोरा, रूपल, पूनम आदि। हाँ, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा, रूपल, पूनम आदि आपको पता होना चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर, यह
किलोमीटर लंबा है तथा नुब्रा 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 घाटी में स्थित है। नुब्रा घाटी में स्थित है, ये आपकी बात याद रखनी है। हाँ, नुब्रा घाटी में स्थित है। और एक बात और भी याद रख लेना इसमें, सियाचिन में यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, क्योंकि ये भारत और पाक के मध्य विवादित है। पीओके में है सियाचिन ग्लेशियर, पीओके में, और भारत और पाक के मध्य विवादित है, तो फिर आपको पता ही है। हाँ, अगली बात आपको पता होनी चाहिए, इस श्रेणी में एक दर्रा है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा है, और ये 5,664 हाँ 5,664 मीटर ऊंचाई में स्थित है। ऊंचाई में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये। हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो। हाँ, इसके बाद अगली श्रेणी पे चलेंगे। अगली श्रेणी हमारी हो जाएगी लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में स्थित, काराकोरम के दक्षिण में स्थित, बिल्कुल काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। हाँ, कहां है ये? तो ये भारत के लद्दाख व तिब्बत में स्थित। अभी बताऊंगा तिब्बत में इसी का नाम क्या होता है, कैलाश श्रेणी होता है। उसी कैलाश श्रेणी जिसमें मानसरोवर झील स्थित है, उसी की बात कर रहा हूं, और भारत के लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। बिल्कुल, तिब्बत में इसे कैलाश श्रेणी कहते हैं। तिब्बत में इसे कैलाश श्रेणी कहते हैं। हाँ, कैलाश श्रेणी में तिब्बत में, कैलाश श्रेणी में तिब्बत में, कैलाश श्रेणी में तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में, कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील स्थित है। और मानसरोवर झील का तो आपको पता ही है, इससे सिंधु, सतलज व ब्रह्मपुत्र नदी निकलती, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती। और यहां हमारे शिवजी महाराज रहते थे, शिवजी। और इसीलिए ये भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। हम यह तीर्थ यात्रा पे भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। मानसरोवर झील स्थित है, ये काम की बात थी। अगली बात पे चलता हूं। का सर्वोच्च शिखर आपका ये बनेगा माउंट
राकोपोथी, सर्वोच्च शिखर माउंट राकोपोथी। ध्यान रखना, पूरे विश्व में सबसे तेज ढाल वाली चोटी है ये, मतलब एकदम ऐसे ऐसे। विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी है। हाँ, विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी माउंट राकोपोथी है। और एक बात और ध्यान रख लेना, क्या मैं लिख देता हूं, वैसे आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। काराकोरम व लद्दाख के बीच, लद्दाख के बीच सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी कौन सी? शोक नदी बहती है, शोक, शोक नदी बहती है। सिंधु की सहायक नदी शोक नदी बहती है। काराकोरम और लद्दाख के बीच सिंधु की सहायक नदी शोक नदी बहती है। और इस श्रेणी में खरदुगला, खरदुगला, खरदुगला दर्रा स्थित, दर्रा स्थित। इस श्रेणी में खरदुगला दर्रा स्थित। चलो जल्दी जल्दी ज्योति बता भाई, समझ में आ गई क्या? एक श्रेणी और बच गई हमारी, जास्कर, 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 जास्कर पे चलते हैं। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। फ्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी, फ्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी, फ्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी। हाँ सही बात है। इसमें एक दर्रा है फोटुला, फोटुला, बस इतनी काम की बात है। इसमें फोटुला दर्रा स्थित है, फोटुला दर्रा स्थित है, आप जानते ही हो। और एक बात और याद रहनी चाहिए, और वो क्या रहनी चाहिए? ये आपकी नदी है सिंधु, और इसके ऊपर जो पर्वत श्रेणी है वो आपकी है, इसके ऊपर जो आपकी पर्वत श्रेणी है वो है लद्दाख, लद्दाख, ओके। और इसके जस्ट नीचे जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है बताओ? जास्कर, जास्कर। हाँ, आपको यही बात बतानी है। कौन सी बतानी है बताओ? लद्दाख व जास्कर के बीच सिंधु नदी बहती है, लद्दाख व जास्कर के बीच सिंधु नदी बहती है। हाँ, अब दो बात और बताऊंगा लास्ट। लद्दाख में स्थित खारे पानी की झील, अच्छा लद्दाख में खारे पानी की झील है, अरे वाह। एक का नाम है पोंगोंग शो, पोंगोंग, पोंगोंग शो। दूसरी का नाम है सोमुरीरी, सोमुरीरी। ये दोनों खारे पानी की झील है। क्यों है पता है क्या? क्योंकि ये टेथिस सागर का अवशेष है, टेथिस सागर का, टेथिस सागर का अवशेष है सोमुरीरी। और ये आपकी कुछ बातें हैं जो आज के लिए सफिशिएंट रहेंगी। कल हम फिर मिलेंगे, तब हम बात करेंगे महान हिमालय की।
तो कल आप महान हिमालय के साथ जरूर मिलेंगे मेरे से। तब तक के लिए अलविदा।